1,26,620 पर पहुंचा है। इस समय केरल में सबसे ज्यादा केसेस 62,920 मामले सक्रिय हैं। वहीं महाराष्ट्र की यदि बात की जाए तो 15,383, तमिलनाडु में 9,078, कर्नाटक में 7,378, पश्चिम बंगाल में 8,072 मामले अभी भी सक्रिय बने हुए हैं। देश में राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत टीकाकरण का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। देश में अब कुल 1,16.50 करोड़ वैक्सीन डोजेस लोगों को लगाई जा चुकी है, लेकिन इसके बावजूद भी जिस तरह से कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, एक बार फिर इन केसेस के साथ ही साथ लोगों की चिंताएं भी बढ़ी हैं। आज इसी विषय पर हम बातचीत करेंगे और बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक बार फिर से एक्सपर्ट्स मौजूद रहेंगे, लेकिन इससे पहले आपको दिखाते हैं खबर। अभी तक जो साइंटिफिक एविडेंस हमको मिला है उसका जो क्लियर कट गाइडलाइन निकला हुआ है, खास करके सीडीसी जो यूएस का साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने खास करके बोला है कि जो लोग कम इम्यूनिटी के लेवल पे है और ये जो स्पेसिफिक पॉपुलेशन है वो हम चिन्हित कर सकते हैं, जैसे कैंसर पेशेंट्स हो गया, पोस्ट ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो गए, पेशेंट्स जो क्रॉनिक स्टेरॉइड यूज में है, ये सब पेशेंट्स में बूस्टर डोज का जरूरत है। ये हमको अगस्त 2020 में ये गाइडलाइंस आया था और इसके बाद काफी सारे कंट्रीज ने इसको फॉलो किया है और हमारा जो नेशनल जो गवर्निंग बॉडी है वैक्सीन का, वो इस मंथ एंड में मीटिंग कर रहे हैं। तो मेरा उम्मीद है कि ये साइंटिफिक एविडेंस देखते हुए वो बूस्टर डोज के क्लियर कट गाइडलाइन लेंगे, बट मास स्केल जो बूस्टर डोज देने का बात कर रहे हैं उसका एविडेंस अभी तक नहीं आया है। तो कोरोना कमबैक की स्थिति को देखते हुए जिस तरह से केसेस बढ़े हैं, लोगों की चिंताएं भी बढ़ी हैं और इसी पर हम बातचीत करेंगे कि आखिर क्यों एक बार फिर से केसेस बढ़ रहे हैं, क्या चिंता करने की जरूरत है और क्या तीसरी लहर की जो बातचीत हो रही थी उसकी दस्तक हो सकती है यदि इसी तरह की स्थिति बनी रहे। तो हम बातचीत करेंगे और बातचीत करने के लिए हमारे साथ कई लोग जुड़ेंगे। डॉक्टर वीएन त्रिपाठी जी, पूर्व डीजीएमई, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर कार्यक्रम में। इसके अलावा नमिता दुबे, योग काउंसलर, भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर वीएन त्रिपाठी जी, सबसे पहले आपके पास ही आएंगे। काफी दिनों के बाद एक बार फिर से हम हेल्थ कॉन्फ्रेंस को लेकर चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि कोरोना की स्थिति जैसे ही पूरे देश में बिगड़ने लगती है, एक बार फिर से हम जनता को आगाह करने का प्रयास करने की शुरुआत करते हैं ताकि स्थिति को यहीं पर संभाला जा सके। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि इतनी भारी मात्रा में वैक्सीनेशन होने के बावजूद दिवाली का त्योहार आया, कई त्योहार इससे पहले बीते और लोगों ने हंसी खुशी त्योहारों को सेलिब्रेट भी किया, लेकिन जिस तरह से एक बार फिर से ये दस्तक बढ़ी है, क्या चिंता करने की आवश्यकता है? देखिए प्रियंका जी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न वो करा है और दूसरा ये एक तरह से चिंताजनक भी है। आप ये देखें कि 11,000 से ऊपर केसेस एक दिन में आना और 500 के लगभग लोगों की मृत्यु होना, ये स्वयं में एक ऐसा आंकड़ा है जो कहीं ना कहीं हमें, जैसे जैसे हम लोग डॉक्टर हैं या आप मीडिया के बहुत सम्मानित लोग हैं और जनता भी सब हमारी देख रही है, आपके के न्यूज जो बहुत ही महत्वपूर्ण चैनल है, सबके लिए चिंता ही नहीं, एक क्या कहते हैं कि डर का माहौल भी धीरे धीरे पैदा हो रहा है। तो इसके जो मेन कारण मैं आपको बताऊं कि फेस्टिवल में हम भूल गए कि कहीं कोई कोविड भी अपने देश में था और हम बिल्कुल क्या कहें, जिसके कि वो क्या कहें, एक इंग्लिश का वर्ड होता है, बिल्कुल मस्त मौला बन गए और हमने देखा कि बिल्कुल मास्क का प्रयोग नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं, बच्चे से लेके बड़े तक बाजार में घूम रहे हैं, भीड़ भाड़ हो रही है, मतलब बिल्कुल मजाक उड़ाया जा रहा है हमारे कोविड प्रोटोकॉल का और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का जिसे कहते हैं। इसके बाद से हमें तो ये खतरा लगता है कि इंक्यूबेशन पीरियड ओवर हो गया है और शायद ये भी एक कारण है कि फेस्टिवल में हम भूल गए कि कोविड से इतनी दर्दनाक मौतें, इतनी दुर्दशा, आई एम सॉरी टू से, दुर्दशा हम देख चुके हैं। ऑक्सीजन से लोग तड़प तड़प कर कैसे कैसे मैं देखता था। मैं स्वयं डॉक्टर हूं और कानपुर के एक बहुत बड़े कोविड अस्पताल 300 बेडेड का मैं एमएस भी हूं, अधीक्षक भी हूं, डीन भी हूं, मैंने खुद वो तकलीफ देखी। तो आपका बिल्कुल चिंता करना स्वाभाविक है और एक क्या कहें जिसके कि दुखदाई भी है कि लोग देश भर में, अभी खैर खुशी की बात आप कह सकती हैं कि नॉर्थ इंडिया में ऐसा नहीं है प्रकोप कि इक्का दुक्का केस के अलावा नहीं है, लेकिन देश तो एक है
और एयर ट्रेवल हो रहा है, वेरी क्विक यात्राएं हो रही हैं। अभी है 1 घंटे में हम महाराष्ट्र पहुंच जाएंगे, 2 घंटे में हम कलकत्ता पहुंच जाएंगे। तो ये सब की वजह से मुझे डर लगता है कि कहीं ये जो संभावित तीसरी लहर है जिसमें बच्चे किशोर जो हमारे अनइम्यूनाइज्ड है, अभी भी मैडम हमने वैक्सीन का ट्रायल करके आईसीएमआर को सौंप दिया और आईसीएमआर ने भारत बायोटेक को वैक्सीन का ट्रायल, संयोग की बात है कि नॉर्थ इंडिया में दिल्ली के बाद केवल हमने यहाँ कानपुर में एक सेंटर पे किया है, बहुत ही अच्छे रिजल्ट हैं। अभी तक ये बच्चों और किशोरों को लगनी नहीं शुरू हुई है। इसके कारण मुझे डर है कि जो बच्चों और किशोरों में जो तीसरी लहर में, संभावित तीसरी लहर में ज्यादा खतरा हो सकता है, वो खतरा मुझे सरकार की तरफ से महसूस नहीं हो रहा है। जनता तो वैसे ही मस्त है। जी बिल्कुल। हमारे साथ नमिता दुबे भी जुड़ी हुई हैं। जी नमिता जी, जिस तरह से डॉक्टर वीएन त्रिपाठी जी का साफ कहना है कि कहीं ना कहीं हम भूल चुके थे, वो भूलना हमें नहीं चाहिए था। त्योहारों के समय भी कोरोना प्रोटोकॉल कम से कम घर के बाहर तो लोगों को मेंटेन करना ही चाहिए था। उसके बावजूद भी तरह तरह की आपदाएं आती रहती हैं। ऐसे में यदि तीसरी लहर की दस्तक कहीं ना कहीं सामने आ गई, जो कि केरल और महाराष्ट्र में चिंताजनक स्थिति बनी हुई है। नॉर्थ इंडिया में अभी भी स्थिति बेहतर है, इसका शुक्रगुजार हम लोगों को होना चाहिए, लेकिन तब भी सावधान रहना बेहद जरूरी है। मैं आपके माध्यम से एक बार फिर से यहाँ पर जानना चाहूंगी कि योग काउंसलिंग के माध्यम से किस तरह से अभी भी अपने आप को ज्यादा प्रोटेक्ट करके रखा जा सकता है, और जिस तरह से मौसम में बदलाव आ रहा है, गर्मी के बाद अब सर्दी की शुरुआत हो चुकी है, ऐसा मौसम कई चीजों के लिए वैसे ही खतरनाक होता है। इन्फ्लुएंजा की बात कर लें या नॉर्मल बुखार की बात कर लें, किस तरह से हम अपने आप को बचाए रख सकते हैं? सबसे पहली बात तो जैसे सर ने बोला है, त्रिपाठी सर ने, कि बिल्कुल सही बात है। ये हम लोग बार बार गौर करते हैं कि लोग मास्क लगाना तो भूल ही गए हैं। लिफ्ट में जो रूल्स थे, कैसे हमें लिफ्ट खोलनी है, सब चीजें फॉलो करना भूल गए। अपनी डाइट में जो चीजें बताई गई थी, सब लोगों ने बताई, वो सबको भी फॉलो करना बिल्कुल भूल चुके हैं, यानी बिल्कुल निश्चिंत हो चुके हैं। और जबकि जो ये सर्दी का समय होता है, अगर देखा जाए तो ये हार्ट के पेशेंट के लिए, अपने अस्थमा के पेशेंट के लिए, या माइग्रेन के पेशेंट, या किसी भी तरीके के पेशेंट के लिए बहुत ही नुकसानदायक है इस सब। और अगर देखा जाए तो योग के माध्यम से अगर सबसे पहले तो हम ब्रीथिंग एक्सरसाइज जो होती हैं उनको करके अपनी ब्रीथिंग को अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। उसके अलावा अगर देखा जाए तो हम सूर्य नमस्कार है, कुछ आसन होते हैं, कुछ प्राणायाम होते हैं, उनके माध्यम से भी अपने आप को सही रख सकते हैं योग के माध्यम से। तो इसमें बस ब्रीथिंग एक्सरसाइज को हमें ध्यान रखकर करना होगा कि हमें किस तरीके से करना है, क्योंकि ब्रीथिंग एक्सरसाइज एक नॉर्मल व्यक्ति के लिए अलग होती है, पर अगर कोई हार्ट पेशेंट होता है तो उसके लिए ब्रीथिंग एक्सरसाइज अलग होती है। तो अगर हम योग को अपनाकर चलेंगे, अपनी दिनचर्या को सही रखकर चलेंगे, तो हम इस सर्दी के मौसम से बच सकते हैं। जी बिल्कुल। डॉक्टर वीएन त्रिपाठी जी, जिस तरह से हम लगातार अलग अलग जगहों के मामले की बात कर रहे हैं, नॉर्थ इंडिया में अभी भी केसेस उस तरह से नहीं हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन केरल की यदि हम बात करें तो जब से भारत में कोरोना की दस्तक की शुरुआत हुई और जब से केसेस बढ़ने शुरू हुए, पीक टाइम की भी हम बात कर लें, तब से केरल की स्थिति कहीं ना कहीं खतरनाक ही बनी हुई है। जब पूरे भारत में केसेस कम होते हैं तब भी केरल में केसेस अच्छी खासी संख्या में आते हैं। क्या लगता है आपको, क्योंकि आप खुद जिस तरह से पूरे मैनेजमेंट को देख रहे हैं, आपको क्या लगता है कि मैनेजमेंट में कहां कमी रह गई कि केरल इस पूरे 2 साल के ड्यूरेशन में भी कहीं ना कहीं केसेस को नीचे लेवल पर डाउन नहीं कर पाया, और जो अब तक जो रिजल्ट आना चाहिए था, क्योंकि एक जगह होता है कि केसेस बढ़े हैं और उसके बाद मैनेजमेंट कहीं ना कहीं सक्रिय होता है और उसके बाद उसमें गिरावट दर्ज की जाती है, लेकिन ये चीज केरल और महाराष्ट्र में देखने को नहीं मिली। आपको क्या लगता है कि क्या मुख्य कमी रही होगी? बड़ा ही विडंबना है, कह सकते हैं कि ऐसे स्टेट हमारे जैसे केरल, हम प्रियंका जी हमेशा केरल का उदाहरण लेते थे कि चाहे मैं चूंकि बाल रोग विशेषज्ञ हूँ तो कह रहे भाई शिशु मृत्यु दर अच्छा केरल, केरल इज लीडिंग। और आज हम देखते हैं और मैटरनल मोर्टेलिटी है, या हमारे और भी जो हमारे जीवन के क्या कहते हैं कि वाइटल स्टैटिस्टिक्स हैं, जो आंकड़े हैं एक खुशहाल देश के स्वास्थ्य के, मृत्यु दर के, वो सब कहीं बहुत ही अधिक बेहतर थे केरल में। और जब कोविड के उसमें आते हम तो कहीं ना कहीं केरल को भी शर्मिंदा होना पड़ रहा है, महाराष्ट्र को भी, इसके बाद साउथ के है हमारे, तमिलनाडु है, तेलंगाना है, कहने की ये 4-5 जो हमारे स्टेट्स हैं, राज्य हैं, यहाँ पे स्थिति बहुत ही मतलब खराब है। जी।
आप देखिए कि आधे से ज्यादा केसेस हमारे केवल केरला एक स्टेट में मिल रहे हैं, इसके अलावा बाकी आसपास वहां मिल रहे हैं। और क्या कह सकते हैं कि एक सामान्य विचारधारा या सामान्य सोच के विरुद्ध हमारे जो नॉर्थ इंडिया के सो कॉल्ड बीमारू स्टेट्स, जी प्रियंका जी, वो बहुत ही मतलब संयोग बस कह सकते हैं या जो भी ईश्वरीय कारण है कि हम लोग अभी बचे हुए हैं। जी इक्का दुक्का या 4, 10, 5, 15, 20 होने के अलावा मृत्यु दर भी शायद नहीं है। और कानपुर लखनऊ भी ऑलमोस्ट फ्री है कोविड से, दिल्ली में भी बहुत अच्छी हालत है। तो एक विडंबना की बात है, जिस राज्यों के वाइटल स्टैटिस्टिक्स यानी कि जीवन और मृत्यु के आंकड़े, स्वास्थ्य के आंकड़े हाईएस्ट हो, शिशु मृत्यु दर जिसकी सबसे कम हो 10 से 12%, हमारे उत्तर प्रदेश की 30% है, 3 गुनी ज्यादा है जी। लेकिन कोविड-19 के मामले में उल्टा पुल्टा चल रहा है। और ऐसा लगता है कि अगर यही हम लोग अपने नॉर्थ वाले लोग, खासकर यूपी के लोग अगर नहीं चेते, जैसा कि अभी नम्रता जी ने बताया कि मास्क का प्रयोग करें, हमेशा याद रखें इसको एक अपने ड्रेस बना लें। देखिए मैं आपसे बात कर रहा हूं, ये देखिए अगल बगल बिल्कुल, चूंकि बात कर रहा हूं अपने कक्ष में हूं तो मैंने अभी उतार दिया है, लेकिन मुझे तो लगता है जब मैं निकलते ड्रेसेस में सोचता हूँ अरे कुछ कमी रह गई, अच्छा मेरा मास्क तो है। जी बिल्कुल मैडम, हम सो भी जाते हैं कभी कभी मास्क लगा के, आदत हो गई, अच्छी आदत है जी। हमसे लोग कहते हैं त्रिपाठी जी आपको मेनिया, हमने ये मेनिया अच्छा है। नम्रता जी का कहना अगर योग करने से स्वास्थ्य अच्छा होता है, 5 सूर्य नमस्कार करिए, सुबह 4 बजे उठिए, ये आदत है तो ये आदत अच्छी है जी। बिल्कुल ठीक है। मेरे यहाँ लोग आते हैं बच्चे के लिए, वो साहब चश्मा लगाता बच्चा, आंखें कमजोर हैं डॉक्टर साहब। अरे भैया समय से आंखों की वीकनेस पता लग गई, बच्चा चश्मा लगाता है, बच्चे को अच्छा दिखाई पड़ता, क्लास में लर्निंग अच्छी होगी है, तो ये आदत अच्छी है। सेम विथ वो, तो कृपया इसको अपने ड्रेस का हिस्सा बनाएं। ठीक है, कहीं निकले अरे हमने मास्क नहीं लगाया, मेरा मुंह क्यों खुला हुआ है। ठीक है, वीएन त्रिपाठी जी आपके पास वापस आते हैं, हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं बस्ती से, संजू, जान लेते हैं क्या कहना चाहते हैं जी। बहुत बहुत स्वागत है संजू जी आपका। मैम त्रिपाठी सर से मैं पूछना चाहता हूँ जी, वैक्सीनेशन हम लोगों ने दोनों लगवा लिया है जी, तो क्या हम लोगों के पास मतलब हम लोग को कितना % का खतरा है, अब क्या हम लोग को भी हो सकता है? जी बिल्कुल, आप लाइन पे बने रहिएगा। डॉक्टर वीएन त्रिपाठी जी हमारे साथ कॉलर बस्ती से संजू जुड़े हुए हैं। सवाल उनका बहुत ही सामान्य है, जो शायद बहुत लोगों के जहन में ये सवाल हो सकता है कि दोनों ही डोजेस वैक्सीनेशन की लग चुकी हैं, फुल्ली वैक्सीनेटेड हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कितना खतरा अभी उनके लिए बना हुआ है। मुझे आंसर जी 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 डॉक्टर वीएन त्रिपाठी जी आपसे सवाल है मेरा। हाँ जी जी बिल्कुल। तो मैडम देखिए खतरा तो पूरा है। आप देखिए छोटा है कि कोरोना तो बहुत खराब बीमारी है, जीका भी हमारी गर्भवती महिलाओं के लिए या कोई कुपोषित या और जो हमारे इम्यूनोडेफिशिएंट हैं उनके लिए है, तो वो भी आप देखिए बढ़ता जा रहा है, चाहे थोड़ा ही बढ़ रहा हो। कानपुर उसका जनक हो गया इस बार में। तो कहने का मतलब खतरा अभी टला नहीं है। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ वैक्सीनेशन कवरेज 2 डोज शेड्यूल अभी 10 करोड़ से भी कम है मैडम जी। जो 2 डोज का जो शेड्यूल है जिससे पूरी इम्यूनिटी आती है, प्रोटेक्टिव एंटीबॉडीज बनती हैं, मैडम अभी 10 करोड़ है, और जबकि हम 1 डोज लगा चुके हैं 1 करोड़ समथिंग। तो अभी पूरा टीकाकरण नहीं है। एक वर्ग, एक एज ग्रुप यानी कि 20 साल से छोटा जो है, 10 से 20 साल का है, 10 से 18 साल वाले हैं जो हैं वो बिल्कुल छूटे हुए हैं, 18 साल से नीचे वाले छूटे हुए हैं, और ये सुपर स्प्रेडर साबित हो सकते हैं। तो सुपर स्प्रेडर इसलिए कि स्कूल खुल गए, कॉलेजेस खुल गए, बच्चे जाने लग गए, कोचिंग मंडी खुली हुई है। मैं सुबह यहाँ भीड़ देख रहा हूँ मैडम। तो मेरा कहने का तात्पर्य है खतरा टला नहीं है। हमारे मीडिया के, न्यूज के जो दर्शक हैं उनसे फिर मैं ये प्रार्थना करता हूँ, उनसे ये अनुरोध करता हूँ, कृपा करके पूरा कोविड-19 एप्रोप्रिएट बिहेवियर यानी कि मास्क पहने, हाथों को साबुन से और सैनिटाइजर से साफ करते रहें, भीड़ भाड़ वाली जगह से बचें, और अगर किसी को बुखार होता है, जुकाम होता है, तो कृपा करके अपने डॉक्टर से पूछ करके
कोविड-19 की जांच कराएं और पूरा एहतियात बरतें। जी प्रियंका बिल्कुल जी। जी बिल्कुल। हमारे साथ अगले कॉलर मुंबई से जुड़ चुके हैं। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। हेलो जी अपना नाम बता दें सर। जी, मेरा नाम समरजीत विश्वकर्मा है, मैं मुंबई नाला से बात कर रहा हूँ। जी सबर बहुत बहुत स्वागत है। क्या जानना चाहते हैं आप? मैं जानना ये चाह रहा हूँ कि जो कोरोना के नाम पर धनुगाही हो रही है, जी और मैं नाला सुपारा के सरकोट भवन में रहता हूँ, जिला पाल घर में। जी यहाँ पर एक सिद्धि विनायक हॉस्पिटल है। जी एक मरीज को हम लोग ले गए थे, एडमिट किए थे, उसको सर्दी हुआ था। जी तो वो क्या बोल रहा है कि तुम 25,000 अभी कभी जमा करो, मैं कोरोना में डालता हूँ, और जबरदस्ती उसने लिया। तो ये जो कोरोना के नाम पर धनुगाही चालू है, इसमें कोरोना कम है, ये डरावना लोग ज्यादा कर रहे हैं। जी बिल्कुल। क्या आपने इस बात की रिपोर्ट दर्ज कराई है? अरे सर, हम लोग धरना पर सब किए, मगर कोई सुनवाई नहीं, कुछ भी नहीं। एकदम दादागिरी चल रही है हॉस्पिटल में। और यहाँ जो है सब गुंडों का हॉस्पिटल है। यहाँ का सबसे बड़ा गुंडा है जितेंद्र ठाकुर, भोजन का गाड़ी का है। कुछ भी सुनवाई नहीं। वहां पे आप जाओ, बॉडी अगर लेना भी है तो खड़े रहो, मिलेगा तो लेना, नहीं चले जाओ। जी बिल्कुल। समर आपने अपनी बात यहाँ पर हमारे चैनल के माध्यम से रखी है। यकीनन इस पर हम कोशिश करेंगे कि अपने रिपोर्टर के माध्यम से इस पर ज्यादा जानकारी ली जाए। फिलहाल आपने अपनी बात रखी और जनता के सामने ये तस्वीर पेश की, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप दोनों ही गेस्ट से हम रिक्वेस्ट करेंगे बने रहिएगा हमारे साथ। फिलहाल हम कोरोना को लेकर जिस तरह से चर्चा कर रहे हैं, एक बार फिर से देश में मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और देश में बढ़ते हुए मामलों के साथ लोगों की चिंताएं भी बढ़ रही हैं। तीसरी दस्तक की जो बात कही जा रही थी, कहीं न कहीं हम भूल चुके थे कि कोरोना एक बार फिर से लौटकर वापस आ सकता है। ऐसे में यदि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन ना किया गया और लापरवाही इसी तरह की गई, तो वो दिन दूर नहीं जब एक बार स्थिति फिर से पलट कर आ सकती है। ऐसी स्थिति ना आए, उसी के लिए हम बातचीत और चर्चा कर रहे हैं और आप सभी से गुजारिश कर रहे हैं कि लगातार कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करते रहे। फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन वापस लौटते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सदियों से सुनते आए हैं, बेटे बड़े होके अच्छी सी नौकरी करना, अच्छी सी नौकरी करना। 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 अगर सब अच्छी नौकरी करने वाले बनेंगे तो नौकरी देगा कौन? बेटा तुम अच्छी सी नौकरी देने वाला बनना। अगर भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाना है तो आज हर बच्चे के अंदर एंटरप्रेन्योर माइंडसेट जगाना होगा। बिजनेस ब्लास्टर्स हमारी एक पहल है जो बच्चों को सिखा रही है कि उन्हें नौकरी ढूंढने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बनना है। बिजनेस ब्लास्टर्स, छोटे बिजनेस स्टार्स, बड़े बिजनेस आइडियाज। 28 नवंबर से हर रविवार शाम 7 बजे आपके टेलीविजन पर। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं,
आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम हेल्थ कॉन्फ्रेंस में। आज एक बार फिर से हम बात कर रहे हैं कोरोना की, और कोरोना ने जिस तरह से कमबैक किया है, जिस तरह से 11,000 से अधिक केस आज की तारीख में देश में दर्ज किए गए हैं, ऐसे में चिंताएं लोगों की बढ़ गई हैं। इस चिंता के दौरान एक बार फिर से आपको और हमको सचेत होने की आवश्यकता है और अपनी सुरक्षा के लिए तमाम वो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के पालन की फिर से आवश्यकता है, जिसके सहारे हम कोरोना की इस जंग को जीतकर आगे बढ़ पाए। फिलहाल आगे बढ़ेंगे, हमारे साथ लगातार डॉक्टर वीएन त्रिपाठी जी पूर्व डीजीएमई मौजूद हैं और साथ ही साथ नमिता दुबे योग काउंसलर बनी हुई हैं। इसके अलावा हमारे साथ दर्शक भी लाइन पर बने हुए हैं। अयोध्या से सबसे पहले बात करेंगे, राजेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी राजेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछिए आप। राजेंद्र जी, क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी मैम, जी मैं अयोध्या से बोल रहा हूँ। जी, सवाल करें आप अपना। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि इस कोरोना काल में कौन सा योगा करें जिससे हम अधिकतर सुरक्षित रह सकें स्वास्थ्य के लिए। कौन सा योगा जानना चाहते हैं आप? हाँ जी 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 जी, जी बिल्कुल। हमारे साथ लगातार नमिता दुबे बनी हुई। जी नमिता जी, आपके पास आएंगे। जिस तरह से हमारे दर्शक ये जानना चाह रहे हैं कि वो कौन कौन से योग आसन हैं जिसके माध्यम से लोग अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं। योग में देखा जाए तो सबसे पहले जो ये प्रॉब्लम्स होती हैं, आपको अपनी प्रॉब्लम्स को देखकर भी ज्यादा करना होगा। जैसे कि आपको डायबिटीज है तो उस तरीके की चीजों को ज्यादा करना होगा जिससे आपकी डायबिटीज सही रहे। आपको हार्ट प्रॉब्लम है तो हार्ट प्रॉब्लम सही रहे। अगर आपको अस्थमा है तो अस्थमा। और सबसे पहले अगर बात करें तो हमें अपनी पूरी इम्यूनिटी को मजबूत करना होगा, क्योंकि जिस पार्ट को हमने कमजोर कर दिया, कोरोना वायरस नहीं, कोई बीमारी उस पार्ट पर अटैक कर। सबसे पहले तो ब्रीथिंग एक्सरसाइज की बात करते हैं, क्योंकि हमारे बॉडी में जितनी अच्छी ऑक्सीजन पहुंचेगी, जितना अच्छी तरीके से हमारा लंग्स काम करेगा, उसी प्रोसेस से बाकी के ऑर्गन काम करेंगे। अगर हमारी ब्लड जो सप्लाई है, हमारी बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई है, अगर वो भी अच्छी तरीके से नहीं है तो हमारे बाकी ऑर्गन्स भी अपने आप काम करना धीरे धीरे अच्छी तरीके से नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो अगर बात करें तो हमें अपनी ब्रीथिंग एक्सरसाइज को सबसे अच्छा करना होगा। उसके बाद हमें ऐसे आसन करने होंगे, प्राणायाम करने होंगे कि जिसके माध्यम से हमारे बॉडी के वो ऑर्गन सही ढंग से कार्य करते हैं। और योग के अलावा कहीं ना कहीं हमें अपने आहार को भी सबसे ज्यादा सही रखना होगा, क्योंकि हम योग करते रहे और अपने आहार को अगर सही से नहीं रखा तो भी हमको कहीं ना कहीं नुकसान होगा। जैसे सर्दी है और सर्दी में भी लोग हम देख रहे हैं ठंडा पानी पी रहे हैं, तो ठंडे पानी को अवॉइड करना होगा। और अगर आपको सर्दी खांसी जुकाम है तो आपको गुनगुना पानी पीना होगा, गुड़ का सेवन करना होगा, अपने सलाद को लेना होगा, अपनी सब्जियां, और सलाद और सब्जियों का प्रयोग उनका करें जो कि आपके इस समय के मौसम में और आप एरिया में पाई जाती है, वही सब्जियां आपको फायदा करेंगी। अगर आप सीजन से हटकर किसी सब्जी का यूज करते हैं तो वो आपके लिए फायदेमंद नहीं है। यानी कि हमें अपनी पूरी दिनचर्या को, अपने योग को अच्छी तरीके से करेंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे। केवल कोरोना से ही नहीं, हम हर बीमारी से बचा कर अपने आप को रख पाएंगे। और बचाना ज्यादा अच्छा होता है, ठीक है, उसको सही कर देते। जी नमिता जी, हमारे साथ अगले कॉलर लखनऊ से विकास जुड़े हुए हैं। जी विकास जी, स्वागत है आपका। मैडम सभी को नमस्कार जी। मैम, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे कोरोना काल में हम जो हमें ऐसा समय झेला, उस समय के बाद हमने ऐसा देखा कि कहीं ना कहीं से हम घरों में जब कैद हो गए, हम डिप्रेशन और तनावग्रस्त ऐसी दिनचर्या में हम लोग ऐसे रह गए कि हमारी दिनचर्या तो शून्य हो गई। तो मैं नमिता जी से प्रश्न करना चाहूंगा कि हम ऐसे कौन से प्राणायाम कर सकते हैं जिससे हम अपने दिनचर्या को वापस कर पाए और स्वस्थ दिनचर्या जी पाए। जी बिल्कुल। जी वीएन त्रिपाठी जी, क्या मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी बिल्कुल, आपके पास वापस आऊंगी मैं। हमारे दर्शक का सवाल फिलहाल नमिता जी के लिए। नमिता जी, हमारे दर्शकों का साफ तौर पर कहना है, और ये कई लोगों के साथ ये बातें पेश आई हैं, बहुत ऐसे लोग हैं जो कोरोना पेशेंट रह चुके हैं और उसके बाद कोरोना की जो स्थिति थी, ऐसे में कई लोगों ने अपने लोगों को खोया है। ऐसे में डिप्रेशन या नकारात्मकता आसपास काफी हद तक लोगों की घिरी हुई है। उससे बाहर निकलने के लिए ऐसे कौन से योगासन है या ऐसी कौन सी दिनचर्या जिसका पालन करने के बाद लोग कहीं ना कहीं नेगेटिविटी से दूर हो सके? सबसे पहले तो ये बात है, और मेरे कई ऐसे पेशेंट हैं जो कि इस स्थिति से गुजर रहे हैं,
और कहीं ना कहीं उनको हमारे सपोर्ट की भी आवश्यकता होती है। उनको कहीं ना कहीं हमें मोटिवेट भी करना होता है कि जो चीज हमारे सामने प्रेजेंट में हमें उसके साथ जीना है और इन चीजों का उदाहरण देना होता है। दूसरी बात होती है कहीं ना कहीं हमें उन्हें घर में रहना तो है, पर घर में ऐसी सिक्योरिटी वाली जगह से हमें बाहर निकलना है कि जैसे लोगों सूर्य की रोशनी में रहना है, उन्हें आसपास अपनी ही सोसाइटी में जो पार्क है वहां सेफ्टी के साथ जाना है। यानी कि कहीं ना कहीं लोगों से दूरी बनानी है फिजिकली, पर मेंटली हमें उनको सपोर्ट करना होगा। उनकी एक्टिविटी में उनको ध्यान देना होगा कि वो किस एज ग्रुप के हैं और उनको किस तरीके से एक्टिव रखा जा सकता है। तो इस तरीके से अगर वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है और पहले से उनको ऐसी प्रॉब्लम नहीं रही है तो हम इन्हें मेडिटेशन के माध्यम से भी शांत रख सकते हैं और ईश्वर पे एक विश्वास उनके मन में पैदा करना होगा कि हाँ, ईश्वर कभी भी किसी के साथ कुछ गलत नहीं करता है और जब वो हमारे साथ है तो डरने की क्या बात। जी बिल्कुल। चीजों को हमें अगली कॉलर हमारे साथ गोरखपुर से जुड़ी हुई हैं प्रीति मिश्रा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। अपना सवाल रखें आप। शायद संपर्क हमारा यहाँ पर टूट चुका है। डॉक्टर वीएन त्रिपाठी जी, जिस तरह से हमारे तमाम दर्शकों के सवाल थे, वीएन त्रिपाठी जी बनी रहिएगा हमारे साथ। आपसे मैं सवाल जरूर करूंगी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक का यहाँ पर समय हो चला है। लगातार कोरोना की हम बातचीत कर रहे हैं, तमाम विषयों पर चर्चा कर रहे हैं। एक बड़ी बात जो तमाम दर्शकों के माध्यम से निकलकर सामने आई है वो ये है कि कोरोना काल का लंबा समय बीत जाने के बाद भी कहीं ना कहीं नकारात्मकता और डिप्रेशन जैसी स्थिति बहुत लोगों के साथ बनी हुई है। ऐसी स्थितियों में योग के साथ ही साथ हमें किस तरह से अपने आप को संभाल कर रखना, उस बारे में जानेंगे, लेकिन उससे पहले रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तराखंड के स्थानीय उत्पाद रिंगाल से बना ये बेजोड़ हस्तशिल्प आज देश ही नहीं विदेशियों को भी खूब भा रहा है। इन्हें गिफ्ट हैम्पर के साथ ही साज सज्जा और अन्य कई तरह के उपयोग में लाया जा रहा है और ये सब संभव हो पाया है उत्तराखंड सरकार की हस्तशिल्पियों के लिए शुरू की गई स्वरोजगार योजना से। सरकार ने उद्यमशील युवक युवतियों, कुशल एवं अकुशल दस्तकारों एवं हस्तशिल्पियों को स्वरोजगार की ओर अभिप्रेरित करने का बीड़ा उठाया है। उद्योग विभाग द्वारा मार्गदर्शन देने के साथ ही उद्यम स्थापना से संबंधित सभी योजनाओं की दी जा रही है जानकारी। सरकार की इस पहल से जहां हस्तशिल्पियों को घर पर ही रोजगार मिल रहा है, वहीं उत्तराखंड के पारंपरिक हस्तशिल्प को भी मिल रही है नई पहचान। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा मार्जिन मनी की धनराशि अनुदान के रूप में कराई जा रही है उपलब्ध। यहाँ पे हम हैंडीक्राफ्ट में रिंगाल से ज्वेलरी बनाते हैं और खजूर के पत्ते से ज्वेलरी बनाते हैं और काफी ज्यादा बिकती भी है। बाहर के लोग ज्यादा पसंद करते हैं इन चीजों को। जो आज हमारा रिंगाल हस्तशिल्प और वुडन क्राफ्ट का हस्तशिल्प है वो हमारे देश में ही नहीं विदेश में भी हमारे रिंगाल की जो है काफी मांग हो रही है। मैं इस कार्य के लिए मुख्यमंत्री जी और उत्तराखंड सरकार का तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। प्रधानमंत्री मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत के सपने को धरातल पर उतार रही है उत्तराखंड सरकार। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से लगातार हेल्थ कॉन्फ्रेंस में बात कर रहे हैं हम कोरोना की, और कोरोना की जिस तरह से एक बार फिर से दस्तक पूरे देश में बढ़ी है, ऐसे में किस तरह से आप अपने आप को संभाल कर रख सकते हैं, वो कौन सी चीजें हैं जिनके माध्यम से आप अपना बचाव कर सकते हैं, और उसके साथ ही साथ घर से बाहर यदि निकलें तो आज भी आपको कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करते रहना चाहिए, क्योंकि ये ही एकमात्र बचाव है। यहाँ तक कि दोनों डोजेस के बाद भी खतरा अभी भी आपके लिए बरकरार है। ऐसे में आप अपने बचाव के साथ ही साथ कोरोना से लंबी लड़ाई को एक बार फिर से साथ लड़ सकते हैं और कहीं ना कहीं जीत की ओर हम आगे बढ़ सकते हैं। हमारे साथ लगातार डॉक्टर वीएन त्रिपाठी जी, पूर्व डीजीएमई, और नमिता दुबे योग काउंसलर बनी हुई हैं।
इसके अलावा हमारे साथ डॉक्टर यूएस सिंह वरिष्ठ चिकित्सक भी जुड़ चुके हैं। तो डॉक्टर यूएस सिंह जी वरिष्ठ चिकित्सक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, सबसे पहले तो आपका कार्यक्रम में बहुत अधिक स्वागत है और लगातार कोरोना को लेकर आज हम एक बार फिर से चर्चा कर रहे हैं। जिस तरह से पूरे देश में आज 11,106 मामले दर्ज किए गए हैं और 500 से अधिक मौतें भी दर्ज की गई हैं। हालांकि इसमें से काफी हद तक मामले ठीक भी हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी चिंता की बात है। मेरा अगला सवाल यहाँ पर यह है कि कोरोना की दस्तक के साथ ही साथ चिंता तो बढ़ ही रही है, लेकिन पिछली बार भी जिस तरह से तमाम पेशेंट्स जो कोरोना से ठीक होकर वापस आए थे, उनमें कहीं ना कहीं कई हेल्थ कंडीशंस को लेकर चेंजेस देखे जा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें डायबिटीज की शिकायत हो गई है, कोई कोरोना होने के बाद डिप्रेशन में चल रहा है, तो कई अन्य तरह की बीमारियां हो गई हैं। तो इस तरह पोस्ट कोविड के जो सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, क्या वो ताउम्र लोगों के साथ रहेंगे, और यदि ये ताउम्र रहेंगे तो इनसे कैसे डील कर सकते हैं वो पेशेंट्स? जी डॉक्टर यूएस त्रिपाठी जी, क्या मेरी आवाज अब तक पहुंच पा रही है? मुझे नहीं मैडम, मुझे आंसर करना। जी त्रिपाठी जी आपके पास वापस आएंगे, माफ कीजिएगा। डॉक्टर यूएस सिंह जी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? हम एक बार फिर से संपर्क साधने की यहाँ पर कोशिश करें। इसी बीच हमारे साथ कॉलर जुड़ चुके हैं, श्याम गोरखपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी श्याम, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। हेलो जी, अपना सवाल करें आप। ये मैं उम्र जो है 75 ईयर्स का है जी, और मैं जो है मतलब हार्ट की बीमारी से भी 20 साल से था पीड़ित जी, जिसका बाईपास सर्जरी भी हो चुका है। उससे मुझे कोई तकलीफ नहीं है जी। इधर मुझे 5-6 साल से न्यूरो हो गया, चलने फिरने में तकलीफ हो रही है। दूसरी बात, मुझे 5-6 साल से खांसी आ रहा था और गले की टीबी हो गई थी, वो भी ठीक हो चुका है। थोड़ा बहुत खांसी उसी आता है और कोई परेशानी नहीं, तो चलने में बहुत परेशानी है। अभी मैंने टीका जो आपका लग रहा है कोविड का, तो मुझे लगना ही चल रहा है, तो मैं लगवा सकता हूँ क्या? जी बिल्कुल, जानकारी ले लेते हैं। डॉक्टर वीएन त्रिपाठी जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, आप अपने फोन के अनम्यूट बटन को एक बार चेक कर लें वीरेंद्र त्रिपाठी जी, ताकि आपकी आवाज हम तक पहुंच पाए। और यदि आप मुझे सुन पा रहे हैं तो हमारे जो दर्शक हैं वो जानना चाह रहे हैं कि 75 इयर्स के थे, हार्ट के अलावा भी कई समस्याएं इन्होंने बताई हैं, लेकिन वो तमाम समस्याओं में फिलहाल राहत है, चलने फिरने में दिक्कत हो रही है। आपसे जानना चाहते हैं कि क्या कोविड के वैक्सीनेशन करवा सकते हैं? हालांकि इन्होंने मेरे हिसाब से देरी कर दी, लेकिन फिर भी ये आपकी राय जानना चाहते हैं। मैडम, एक तो पहले वाले जो दर्शक थे उन्होंने ये पूछा था कि वैक्सीन की 2 डोज लगती है, जैसा गवर्नमेंट रिकमेंड करती, डॉक्टर रिकमेंड करते हैं, नेशनल अपना जो पॉलिसी है उसके हिसाब से। क्या बूस्टर, तीसरी डोज की बूस्टर लगवाना जरूरी है? तो आज की तारीख तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्वास्थ्य मंत्रालय, ICMR और ने अभी तक तीसरी डोज यानी बूस्टर डोज लगवाने के लिए नहीं कहा। दुनिया के और देश WHO या US या वहाँ कभी कभी उनकी हमें खबरें सुनने को मिलती हैं, तो हम अपने ऐसे दर्शकों से कहते हैं कि वो इंतजार करें, जैसे ही गवर्नमेंट रिकमेंड करेगी, इसका क्लियर कट रिकमेंडेशन होगा कि ये लाभप्रद है, इससे इम्यूनिटी बढ़ेगी, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस पर इनिशिएटिव लेके, क्योंकि ये भारत सरकार का प्रोग्राम है जो कोविड वैक्सीनेशन का है, और हम कोविशील्ड और कोवैक्सीन यूज कर रहे हैं अपने लोगों को, तो अभी तीसरी डोज लगवाने की स्वयं जल्दी ना करें, कृपा करके खुद डॉक्टर ना बने। गवर्नमेंट जब इसको कहेगी, वो अवेलेबल कराएगी, तो उससे लगवाना है, या गवर्नमेंट कुछ सेंटर्स को डेजिग्नेट करेगी प्राइवेट को, उनमें लगवाना है जी। इसके अलावा मैडम एक और प्रश्न भी था किसी का कि हृदय रोग में कुछ था, मैं ठीक से सुन नहीं पाया हूँ, लेकिन जहां तक सुन पाया हूँ था कि अगर शरीर में कोई भी रोग है, कितनी भी उम्र है, चाहे हृदय रोग है, चाहे मस्तिष्क का रोग है, किडनी का है, लिवर का, या कोई रोग है, उसको कोवैक्सीन लगाई जा सकती है, अनलेस अनटिल उनके जो डॉक्टर हैं, योग डॉक्टर मना करते हैं कि नहीं लगेगी। इसलिए कृपया भ्रांति न पालें और अपने को, अपने पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को कोवैक्सीन का टीका लगवाएं। जिन्होंने नहीं लगवाया, जिन्होंने 1 लगाया है, दूसरी डोज लें,
28 दिन के गैप के हिसाब से। जी प्रियंका जी, इतना ही मैं सुन पाया हूँ। मैं क्षमा चाहता हूँ कि कुछ आवाज की प्रॉब्लम है। जी बिल्कुल ठीक सुना है आपने। हार्ट पेशेंट थे और 75 साल की उम्र बता रहे थे। उसके अलावा भी कई समस्याएं, लेकिन समस्याओं में फिलहाल राहत है। वो डोज के बारे में जानना चाह रहे थे। डोज आपने रिकमेंड कर दी है, हमें पूरी उम्मीद है कि उन तक हमारी बात पहुंच चुकी होगी। इसके अलावा लगातार हमारे साथ डॉक्टर यूएस सिंह भी बने हुए हैं। डॉक्टर यूएस सिंह जी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? शायद संपर्क हमारा ठीक प्रकार से नहीं हो पा रहा है। नमिता जी आपके पास आएंगे। हमारे तमाम दर्शकों के द्वारा ये सवाल आज कई बार पूछा भी गया है और मैं आपसे भी जानना चाहूंगी, जिस तरह से हम लगातार कोविड काल की यदि हम बात करें तो कहीं ना कहीं अपनी हेल्थ को लेकर और डेली रूटीन को लेकर बहुत अधिक जागरूक थे। उसका एक कारण ये भी था कि हमारे पास समय था, ज्यादातर लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, घरों से बाहर निकलना नहीं था, ऐसे में हेल्थ पे भी ध्यान दिया जा रहा था। लेकिन जैसे जैसी रोजमर्रा की दैनिक एक्टिविटीज लोगों की बढ़ी है, एक बार फिर से ऑफिस जाना शुरू किया है, स्कूल शुरू हुए हैं, वैसे ही हम पुराने ढर्रे पे एक बार फिर से वापस आ चुके हैं। यदि हम ऑफिस की बात करें, जो ऑफिस गोइंग लोग हैं या जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं, वो यदि 8 से 9 से 10 घंटे का समय घर से बाहर व्यतीत करते हैं, तो ऐसे में हेल्थ को लेकर कम समय में क्या कुछ किया जा सकता है कि अपनी हेल्थ पर भी उतना ही ध्यान हम दे सके? तो अपने जो सोने और उठने की आदत है उसको सुधारना होगा। कहीं ना कहीं अपने टाइम को ऐसा सेट करना होगा कि हम रात में जल्दी सोएं और सुबह सही टाइम पर उठें, क्योंकि जितना जल्दी सोएंगे हमारी नींद भी हमारे लिए सबसे बड़ी आवश्यकता है। हम सारे कार्य कर ले और नींद ना ले, वो भी एक हमारे लिए सही नहीं है। तो नींद को हमें प्रॉपर लेना है और जो डाइट ले रहे हैं वो केवल हमें भोजन करने के लिए नहीं लेनी है कि हमें अपना शरीर चलाना है, बल्कि उस डाइट में हमको क्या प्रोटीन मिल रहा है, क्या कार्ब मिल रहा है, क्या इसमें फैट है, वो सारी चीजों को ध्यान कर रख के लेना। हमें थोड़ा खाना है पर ऐसा खाना खाना है जो हमारे शरीर को एनर्जी दे, हमें पावर देने का काम करे, हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाए। तो खाना तो हम खाते हैं, उसको हमें ये देखकर खाना है कि ये चीज हमारे लिए फायदेमंद हो। इस चीज को हमें देखना, ज्यादा हमें तला और भुना नहीं खाना, क्योंकि सर्दी के समय में क्या होता है, हमारा डाइजेशन थोड़ा सा अच्छा होता है, तो हम क्या करते हैं, पराठे खाना शुरू कर देते हैं। तो हमें पराठे को कम खाना है। हमें ऐसे डाइट लेनी है कि जो हमारी पौष्टिकता को बढ़ाने का काम करे। जैसे गुड़ का सेवन करना, इस समय हम चीनी को रोककर गुड़ को अगर खाएंगे तो हमारे अंदर गुड़ जो होगा वो हमारी गर्मी को भी पैदा करता है और हमें नुकसान भी कम करता है। सब्जियों को खास और योग से अगर देखा जाए तो हम अगर लगातार किसी चीज को नहीं कर सकते तो ब्रीथिंग एक्सरसाइज ऐसी जगह पर करें जहां पर आप अकेले हो। पर कुछ एक्सरसाइज ऐसी ऑफिस में होती है, स्कूल में होती है, जो हमारी शोल्डर से रिलेटेड होती है, हमारे पैरों से रिलेटेड होती है, उनको हम ऑफिस में या स्कूल में भी बैठ कर सकते हैं। लगातार कभी भी एक जगह पर ना बैठे, थोड़ा मूवमेंट करें जिससे कि हमारी बॉडी में जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो सही रहे। और हमें अगर जो बीमारी है उसे हमें प्रॉपर तरीके से पहले दिनचर्या से भी सही करना और हमें अपने डॉक्टर से भी कांटेक्ट रखना है कि वो बीमारी जो सर्दी में होती है वो बढ़ती है। ब्लड का सर्कुलेशन हमारे माइंड की तरफ इस समय सही नहीं रहता है, तो हमें अपनी एक्सरसाइज को, अपने प्राणायाम को ऐसा करना है जिससे हमारी ब्रीथिंग जो हमारा ब्लड का फ्लो है वो हमारे माइंड की तरफ जाए। सबसे इंपॉर्टेंट बात, धूप में जरूर बैठे, क्योंकि मैं अपने जितने भी पेशेंट होते हैं उनको ये बात बहुत देखती हूँ, कोई 1 साल से नहीं बैठा, कोई 2 साल से नहीं बैठा, कोई 3 साल से नहीं बैठा। तो आप अपने जब तक विटामिन डी के पाउच खाइए, डॉक्टर भी मजबूर होते हैं, वो आपको देना नहीं चाहते हैं, पर आपकी बॉडी में कमी होती है तो वो आपको सब्स्टिट्यूट के रूप में देते हैं। ये उनकी प्रॉब्लम है, कैसे नहीं देंगे। अगर आप उस प्रॉब्लम को पहले ही सॉल्व कर ले, धूप में बैठे और आपका विटामिन डी सही रहेगा, आप अगर कैल्शियम अच्छे से सोर्सेस ले रहे हैं, आप विटामिन सी खा रहे हैं, तो वो आपको इस तरह की दवाइयों को नहीं लिखेंगे। तो इन चीजों को ध्यान रखिए कि धूप को प्रॉपर ले, सूरज की रोशनी में बैठे। हाँ, सर्दी में जो भी योग और प्राणायाम करें वो खुले में मत करें, क्योंकि सर्दी में खुले में ओस गिरती है, तो इसलिए प्रयास करें। और खास करके अगर आप हार्ट, ब्रेन इस तरह के पेशेंट हैं तो खुले में जरूर करें, पर कुछ ऐसा सेट जो आपके ऊपर ओस ना गिरे। तो बहुत सी बातों को योग में ध्यान रखना पड़ता है। योग ऐसा नहीं है कि कुछ भी कर लिया और आपको नुकसान नहीं करेगा। शुरुआती स्टेज में किसी ट्रेंड व्यक्ति जो नॉलेज आपकी बीमारी और आपके शरीर, आपकी उम्र को देखकर कराता है, उसके साथ में करें। जब आप सीख जाएं तब आप अकेले में करें, क्योंकि योग भी अगर आप गलत तरीके से करते हैं तो आपको नुकसान करता है। जी बिल्कुल, इस गलत फहमी को मत रखिएगा कि ना करें। जी बिल्कुल। हमारे साथ कुरुक्षेत्र से अगले कॉलर चंद्र प्रकाश जुड़े हुए हैं। जी चंद्र प्रकाश जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। प्रियंका जी नमस्ते। नमस्कार। प्रियंका जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं 68
ईयर्स मेरी एज है जी और मेरे दोनों इंजेक्शन लग चुके हैं। मैं हार्ट का भी पेशेंट हूँ जी और पिछले हफ्ते मेरी एक आंख का ऑपरेशन हुआ है, दूसरी का भी होना है। जी मैं आपके चैनल के माध्यम से बड़ी विनम्रता से ये कहना चाहता हूँ अपनी उम्र के हिसाब से कि आज मैं अरविंद केजरीवाल का बयान देख रहा था जो ये कह रहे थे कि मैं आपको 4 धाम की यात्रा कराऊंगा, अयोध्या की यात्रा कराऊंगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से बड़ी विनम्रता से उत्तराखंड के लोगों को कहना चाहता हूँ कि कोविड में दिल्ली में ये बड़ा भाई अपने आप को कहते थे, दिल्ली में हजारों आदमियों को इस आदमी ने ऑक्सीजन के भरोसे, केंद्र सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी परंतु इसने मरवा दिया। हजारों आदमी मर गए। चंद्र प्रकाश जी आपके विचारों, आप जो विचार रखना चाहते हैं वो ठीक है, लेकिन फिलहाल इस कार्यक्रम में हम हेल्थ की बात कर रहे हैं। हेल्थ से रिलेटेड यदि आपका कोई सवाल है तो आप जरूर रख सकते हैं। इस बातचीत के लिए हम अगले कार्यक्रम में आप संपर्क कर सकते हैं, उसमें आप कॉल कर सकते हैं। फिलहाल आज हम स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं तो स्वास्थ्य पर ही हम बातचीत करेंगे। कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार हम आगे बढ़ेंगे। डॉक्टर यूएस सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं लेकिन आवाज हमारी ठीक प्रकार से कनेक्शन नहीं हो पा रहा है। एक बार फिर से कोशिश करेंगे। डॉक्टर यूएस सिंह जी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? हाँ जी, आवाज सुनाई दे रही है। जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। मैं आपसे सवाल ये करना चाह रही थी कि जिस तरह से हमारे भारतवर्ष में आज एक बार फिर से कोरोना के केसेस की संख्या बढ़ी है, कहीं ना कहीं लापरवाही सबके द्वारा की गई है और स्थिति एक बार फिर से वैसी ही हो गई है। लेकिन इन केसेस के इतर यदि हम बात करें तो बहुत सारे ऐसे कोविड पेशेंट जो कोविड झेल कर आए हैं, बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि कहीं ना कहीं कोविड खत्म होने के बाद भी, कोविड से ठीक हो जाने के बाद भी उनके हेल्थ में कई तरह की शिकायतें उन्हें पेश आ रही हैं। कुछ लोग डायबिटीज की शिकायत बता रहे हैं, कुछ डिप्रेशन की, इसके अलावा भी बहुत तरह की शिकायतें हैं। तो ये जो पोस्ट कोविड सिम्टम्स की यदि हम बात कर लें या इन नई तरह की बीमारियां जो पहले लोगों में नहीं थी, उनसे कैसे डील कर सकते हैं? इसके लिए सबसे बड़ी बात है कि जो समस्याएं पहले थी उन समस्याओं को पुनः दोबारा हो रही हैं। उसका पहला रीजन तो ये है कि जो सोशल डिस्टेंसिंग है वो खत्म हो रही है, भीड़ भाड़ में लोग जाना शुरू कर दिए हैं। जो बीमारियां पहले डेवलप हुई थी उनके बाद भी, दवा करने के बाद भी पेशेंटों को निमोनिया है या डायबिटिक है, ये सारी दिक्कतें फिर दोबारा ना होने के बाद भी उनको हो रहे हैं। उसके लिए प्रिकॉशन लेना पड़ेगा और मॉर्निंग और इवनिंग थोड़ा सा वो व्यायाम करते रहें तो इन सारी चीजों से दूर रहेंगे। जी बिल्कुल। डॉक्टर वीर त्रिपाठी जी, लगातार हम कोविड को लेकर जिक्र कर रहे हैं। बच्चों का आपने जिक्र किया था क्योंकि कोरोना के जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं, ऐसे में स्कूल, हम सभी जानते हैं कि मैक्सिमम राज्यों में स्कूल खुल चुके हैं, बच्चे एक बार फिर से स्कूल जाना प्रारंभ कर चुके हैं और जिस तरह की स्थिति हम देख रहे हैं, ऐसे में जिस तरह आपने जानकारी दी कि सुपर स्प्रेडर एक तरह से 20 साल के नीचे के बच्चे बन सकते हैं। टेस्टिंग आपने की थी, कानपुर में आपने ही टेस्टिंग की थी तमाम लोगों की और उसकी रिपोर्ट्स के बारे में भी आपने अभी जानकारी दी है। क्या लगता है आपको कि बच्चों की वैक्सीन का जो इंतजार तमाम लोगों के द्वारा किया जा रहा है वो कब तक खत्म हो सकता है? बिल्कुल प्रियंका जी, बच्चों में जो कोवैक्सीन का ट्रायल हुआ है, आपको बता दूं, हमने 2 साल से लेके 18 साल तक के बच्चों में, यानी कि किशोर हमारे हैं, जैसे 12 से 18 3 में बटा था, इसके बाद 6 से 12 और 2 से 6। अभी भारत सरकार ने और आईसीएमआर ने और ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, जो सबसे बड़ी अथॉरिटी है ड्रग्स और मेडिसिन को मार्केट में यूज करने के लिए, उन्होंने अभी केवल 12 से 18 साल तक के बच्चों के लिए, किशोरों के लिए, टीनेजर्स के लिए इस कोवैक्सीन की अनुमति दी है। इसके अलावा कुछ और भी वैक्सीन है जो अंतरराष्ट्रीय वैक्सीन है जो भारतवर्ष में अवेलेबल है, 1-2, वो भी उन्होंने कहा है। तो कोवैक्सीन के लिए तो सरकार को आगे आना चाहिए और मेरे ख्याल से जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये हम लोगों को कोविशील्ड और कोवैक्सीन फ्री ऑफ चार्ज लगवाई है, तो गवर्नमेंट मेरे ख्याल से फ्री ऑफ चार्ज भी कर सकती है किशोरों को 12 से 18, क्योंकि यही ग्रुप जो है स्कूल में बहुत एक्टिव रहता है और इधर उधर खेलते भी हैं और खतरा भी है क्योंकि बच्चे इम्यूनाइज नहीं है। इसके अलावा और भी छोटे बच्चे 6 से 12 साल के हैं, दूसरा नंबर है। तो मैं तो ये चाहूंगा कि गवर्नमेंट को चाहिए और मैं ये प्रार्थना करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि जल्दी से जल्दी हमारे जो 12 से 18 साल तक के एज के किशोर हैं, टीनेजर्स हैं, स्कूल में बहुत एक्टिव रहते हैं, दे कैन एक्ट एज ए सुपर स्प्रेडर, बहुत जल्दी बच्चों से मिलते हैं, दोस्ती होती है, इनको प्रायोरिटी में वैक्सीनेशन कराएं। और दूसरा ये कि इनके जो पेरेंट्स हैं, यानी कि जो बच्चों के पेरेंट्स हैं और स्कूल जाते हैं, उनको तो मेरे ख्याल से
कोई ऐसी शाम दाम तो दंड तो नहीं कहूंगा, लेकिन गवर्नमेंट को हर तरह की कोशिश करना चाहिए कि उनके पेरेंट्स को जरूर लग जाए। कारण है कि अगर पेरेंट्स लाएंगे तो बच्चे खो जाएगा घर में, वो सबसे ज्यादा सोर्स हैं। तो इस समय गवर्नमेंट की प्रायोरिटी होनी चाहिए कि 12 से 18 साल तक के बच्चों को तुरंत ही टीकाकरण शुरू कर दें, जिससे कि खतरा हमारा टल जाए। नहीं तो अगर कहीं संभावित तीसरी जो लहर जो बच्चों और किशोरों में बड़ी घातक हो सकती है, उसकी संभावना अभी पूरी तरह टली नहीं है, खतरा बरकरार है। जी बिल्कुल। डॉक्टर यूएस सिंह जी, कोरोना की आज हम चर्चा एक बार फिर से इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि हम सभी जानते हैं कि आज एक बार फिर से केसेस की संख्या 11,000 पहुंची है, जो कि खतरनाक आंकड़ा है। 10,000 के ऊपर जब भी आंकड़ा भारतवर्ष में होता है तब कहीं ना कहीं एक चिंताएं तमाम डॉक्टर्स की भी बढ़ जाती हैं कि कहीं एक बार स्थिति फिर से खराब ना हो जाए। इसको लेकर मैं सवाल आपके सामने जरूर रखूंगी, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, तो यहाँ पर हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। लगातार कोरोना को लेकर चर्चा कर रहे हैं और कोरोना की वजह से जिस तरह से केसेस बढ़े हैं, ऐसे में आपकी और हमारी जिम्मेदारी एक बार फिर से बढ़ जाती है कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन के साथ ही साथ, और कौन सी बातें हैं जो एक बार फिर से हमें याद करनी चाहिए, उसको लेकर चर्चा करेंगे। लेकिन पहले रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सदियों से सुनते आए हैं, बेटे बड़े होके अच्छी सी नौकरी करना, अच्छी सी नौकरी करना। 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 अगर सब अच्छी नौकरी करने वाले बनेंगे तो नौकरी देगा कौन? बेटा तुम अच्छी सी नौकरी देने वाला बनना। अगर भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाना है तो आज हर बच्चे के अंदर एंटरप्रेन्योर माइंडसेट जगाना होगा। बिजनेस ब्लास्टर्स हमारी एक पहल है जो बच्चों को सिखा रही है कि उन्हें नौकरी ढूंढने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बनना है। बिजनेस ब्लास्टर्स, छोटे बिजनेस स्टार्स, बड़े बिजनेस आइडियाज। 28 नवंबर से हर रविवार शाम 7 बजे आपके टेलीविजन पर। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। हेल्थ कॉन्फ्रेंस में कोरोना की बिगड़ी हुई स्थिति को लेकर एक बार फिर से हम चर्चा कर रहे हैं। 24 घंटों के दौरान देश में 11,106 केसेस दर्ज किए गए हैं, जो कि अपने आप में चिंता की बात है। और यही वजह है कि हम तमाम नागरिकों को आगाह करने की कोशिश कर रहे हैं, अपना भी ख्याल रखें और साथ ही साथ अपने अपनों का भी ख्याल रखें। लगातार हमारे साथ डॉक्टर्स बने हुए हैं और इसके अलावा हमारे साथ कॉलर भी लाइन पर बने हुए हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि क्या कहना चाहते हैं। उमा शंकर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी उमा शंकर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में।
उमा शंकर जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, अपना सवाल रखिए, आप क्या कहना चाहते हैं? कोरोना में तो सर दहशत फैलाया है जो कोरोना। जी, मुझे यूरिक एसिड इसी के दौरान बढ़ गया कुछ, ठीक और है। पैर में दिक्कत हो जा रही है। इससे क्या बचाव ही है कि निकल रहा है या कि जड़ से कोई समाधान इसका हो सकता है? यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, उसके अलावा क्या दिक्कत बताई आपने उमा शंकर जी? दवा तो लिए थे, सही हो गया था, फिर शाम को कुछ ऐसा चीज खा लिए, पनीर थोड़ा सा प्रोटीन की चीज, फिर टान लिया है। इसलिए बता दीजिए हमें, मतलब कोरोना में कहीं जाना मैं नहीं चाहता हूँ अस्पताल में। ठीक है, ठीक है, आप बनी रहिएगा हमारे साथ। डॉक्टर यूएस सिंह जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी, सुन पा रहा हूँ जी, डॉक्टर यूएस सिंह जी, जिस तरह से हमारे साथ कॉलर जुड़े हुए हैं, उमा शंकर जी, उनकी एक शिकायत है कि कोरोना होने के बाद, स्थिति ठीक होने के बाद भी यूरिक एसिड उनका बढ़ चुका है और कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो अस्पताल नहीं जाना चाहते हैं, तो क्या कुछ सलाह आप उन्हें देना चाहेंगे? यूरिक एसिड बढ़ने के अलावा कोई समस्या है? जी, फिलहाल तो इसके अलावा और कोई समस्या नहीं बताई है उन्होंने। यूरिक एसिड के बारे में जानना चाहते हैं। जी, माफ कीजिएगा। यूरिक एसिड का कितना बढ़ा हुआ है? जी, इस बारे में जानकारी नहीं दी है, सिर्फ उनका यही कहना है कि बढ़ा हुआ है। वैसे कोविड के पेशेंटों को सीरम यूरिक एसिड तो नहीं बढ़ा हुआ है अभी। जो भी पेशेंट आते हैं, डायबिटिक आते हैं या लंग्स में निमोनिया वगैरह है, यूरिक एसिड की बढ़ा हुआ पहला पेशेंट सुन रहा हूँ मैं। मेरे पास फर्स्ट टाइम ऐसा पेशेंट बोल रहा है कि यूरिक एसिड बढ़ा हुआ की प्रॉब्लम हो रही। यूरिक एसिड के लिए ट्रीटमेंट ले सकते हैं, जरूरी वगैरह टेबलेट ले सकते हैं, और अगर कोई कॉम्प्लिकेशन हो रहा है बॉडी में तो उसके लिए पीजीआई से कांटेक्ट कर लें। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद। मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे दर्शक को उनके सवालों को जवाब मिल गया होगा। डॉक्टर वीरेंद्र त्रिपाठी जी, जिस तरह से हम लगातार कोरोना को लेकर चर्चा कर रहे हैं, क्या लगता है आपको, आज हम 11,000 केसेस के ऊपर बात करने के लिए एक बार फिर से बैठे हैं, कहीं ना कहीं स्थिति एक बार काबू में आ गई थी और हम सब कहीं लगभग ये भूल चुके थे कि कोरोना की दूसरी लहर ने किस तरह से पूरे देश में तबाही मचाई थी। चिंता की बात जो है वो तो बनी ही हुई है सभी के जहन में, लेकिन मेरा सवाल यहाँ पर यह है कि स्थिति इतनी बुरी होने के बाद भी जिस तरह से वैक्सीनेशन की शुरुआत की गई थी, जो स्पीड की हम बात करें, यदि वैक्सीनेशन की जब शुरुआत हुई थी, महा वैक्सीनेशन अभियान जगह जगह चलाए गए थे, उसके बावजूद भी जिस तरह का आंकड़ा अभी आपने पेश किया कि 10 करोड़ लोगों को ही डबल डोज लगी है और तमाम लोग अभी ऐसे में मान लिया जाए 1 अरब की जनसंख्या यदि भारतवर्ष में मान लिया जाए तो अभी बहुत ही कम परसेंटेज हुआ है जिससे हमने कवर किया है। ऐसे में क्या लगता है आपको कि क्या कहीं ना कहीं देरी हो गई सरकार से इस माध्यम में, क्योंकि नवंबर दिसंबर का टाइम आने वाला है, कायदे से तो अब तक पूरा तौर पर कम से कम 50% से अधिक वैक्सीनेशन हो जाना चाहिए था, वरना क्या लगता है आपको कि इसके सहारे हम लड़ाई आगे लड़ सकते हैं यदि स्थिति खराब होती है तो? जी प्रियंका, बिल्कुल। देखिए, एक तो हमारे यहाँ जो हर्ड इम्यूनिटी है, जो कि सब क्लिनिकल इन्फेक्शन यानी कि वायरस का इन्फेक्शन हुआ, हमें बीमारी नहीं हुई, उसका प्रतिशत बहुत हाई है और इसमें जो एंटीबॉडीज पाई गई हैं बिना इन्फेक्शन हुए, बिना बीमार हुए, वो बहुत ही अच्छे नंबर में है, 90 to 95% लोगों में, काफी जगह, दिल्ली से लेके साउथ से हर जगह। तो एक जो साउथ में हमारा केरला में है, महाराष्ट्र में है या विदेशों में है, जैसे अमेरिका में है बच्चों का, या रशिया में है, चाइना में भी काफी है, तो वो दशा तो नहीं आने वाली। तो जनता हमारी भयभीत ना हो, लेकिन चूंकि डेल्टा वेरिएंट और ये कोरोना वायरस जो है ये बहुरूपिया है, ये अपना रूप और स्वभाव बदलता है। तो डेल्टा वेरिएंट प्लस ये तरह के जो वेरिएंट हैं जो हमारे साउथ में मिले हैं, महाराष्ट्र में मिले हैं, ये कब कहाँ हो जाए उसकी संभावना तो है, लेकिन विभीषिका के रूप में, महामारी के रूप में या बहुत ज्यादा विकराल रूप में ये फैल जाएगा। तो वैज्ञानिक तथ्यों के हिसाब से हमारे जो राष्ट्रीय लेवल के हैं, चूंकि संयोग की बात है कि प्रोफेसर वीके पॉल जो कोविड से संबंधित प्रधानमंत्री जी की, पीएम साहब की पॉलिसी के मुखिया हैं, वो एक बाल रोग विशेषज्ञ हैं और बाय द वे मेरे मित्र भी हैं, एम्स के हेड भी रहे हैं। उनसे मैं मिला तभी 1 महीने पहले, तो उन्होंने कहा डॉक्टर त्रिपाठी ऐसी कोई संभावना नहीं लगती है, फिर भी
वही है कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जी और वैक्सीनेशन। तो वैक्सीनेशन पूरा नहीं हो पा रहा है, इसमें समय लग रहा है। भारत सरकार की नीति नियत अच्छी होने के बावजूद भी स्टेट के चीफ मिनिस्टर भी लगे हुए हैं जी। शायद प्रोटेक्शन की कोई समस्या है, अंतरराष्ट्रीय मानकों और उनके एक विधि के हिसाब से हमें बाहर गरीब मुल्कों को भी देना पड़ता है, तो शायद सफिशिएंट वैक्सीन। जी बिल्कुल। डॉक्टर वीरेंद्र त्रिपाठी जी, माफ कीजिएगा, समय की कमी की वजह से आपको यहाँ पर मैं बीच में रोकूंगी। इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमिता जी, आप हमसे जुड़ी, अपना समय निकाला, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके अलावा डॉक्टर यूएस सिंह जी भी हमारे साथ जुड़े थे, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो हेल्थ कॉन्फ्रेंस कार्यक्रम में एक बार फिर से आज हम कोरोना को लेकर चर्चा कर रहे थे। तमाम एक्सपर्ट्स की अभी भी यही राय है कि दोनों डोजेस लग जाने के बाद भी यदि आप घर से बाहर निकले तो मास्क का प्रयोग और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का प्रयोग अभी भी करते रहें, क्योंकि खतरा अभी भी पूरी तरह से टला नहीं है। ऐसे में आप और अपने अपनों का यदि आप ख्याल रखेंगे तो कहीं ना कहीं स्थिति खराब होने से हम सभी मिलकर बचा पाएंगे। फिलहाल हमारे इस विशेष कार्यक्रम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए लगातार देखते रहिए के न्यूज इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है गोल्डी मसाले। और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। आप देख रहे हैं के न्यूज।